धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिन तो जुमे का है यानी कि छुट्टी का है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा था कि हम मंगलवार और बुधवार को गैर हाजिर रहे हैं, आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उसकी कमी को पूरा करने के लिए छुट्टी के दिन भी काम करेंगे। सुबह आपके सामने इजराइल पैलेस्टाइन के से जुड़ा हुआ बुलेटिन रखा और अब आपके सामने रखने जा रहा हूं वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन, जिस बुलेटिन में हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई खास खबरों की। और इन तमाम खबरों को इतनी आसानी से मैं आपके सामने इसलिए रख पाता हूं क्योंकि इसमें मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं और पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। नाम है कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं इस पर हम जो है कल भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज भी बात करना इस पर महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि भारत ने अमेरिका की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी और उनके 500 धर्मस्थलों को अपवित्र करने की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी और कहा गया था कि भारत पर जो है निगरानी की जाए और उसको विशेष कैटेगरी में रखा जाए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? मैं इतना याद दिला दूं कि यह यूएस का यानी अमेरिका का ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। यह मुख्य रूप से कहें तो उसका वह अंग है जिससे वह दूसरे देशों के ऊपर दबाव डालता है और अपनी जो हरकतें करता है उसको छिपाने की कोशिश है। इसकी चर्चा हमने कल की थी। अभी हमारे विदेश मंत्रालय ने जो उसके हैं सेकंड में कमांड में आते हैं फॉरेन मिनिस्टर के बाद, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यह बिल्कुल गलत बात है और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तोड़ा मोड़ा गया है, यह एक राजनीतिक बयान है। वैसे धर्म कहीं से भी पूरे विश्व में, यह मेरी बात है कि राजनीति सलग नहीं है, ना ही राजनीति धर्म सलग है, दोनों को जोड़ा जाता है ताकि हम जिस शब्दों में धंधा समझते हैं यानी ट्रेड एंड बिजनेस की बात करते हैं उस पर एक मुलम्मा लगाए रहे, उसको बढ़ाएं। और उन्होंने यह भी कहा है कि इसलिए यूएस हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। यूएस अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड को देखे, वही बात है जो एग्जैक्टली मैंने कहा है, यानी पूरे मसला को एक दूसरे पर आरोप लगा के ठंडा करने की कोशिश है। एक अपने दूसरे में अपनी बगले झाके अपने यहाँ देखे कि क्या हो रहा है, तब बेहतर होता, जो कि वह नहीं करेंगे। जी, लेकिन सर कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त विदेश मंत्रालय के जरिए इस रिपोर्ट को खारिज किया जा रहा था उसी दौरान छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता का बेटा सबको तलवारें बांट रहा था नवरात्र पर और कह रहा था कि एक धर्म विशेष के लोगों से अपनी सुरक्षा करनी है तो ये हथियार हर घर में रखा जाना चाहिए। गाजियाबाद जो जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का दिल्ली एनसीआर में, वहां के डासना मंदिर में बैठा हुआ खुद को महंत बताने वाला यति नरसिम्हानंद गिरी जो मोहम्मद साहब हैं उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहा था। ये तमाम चीजें हम रोजाना देखते हैं सर, क्या हमें इनको समझने के लिए अमेरिका की रिपोर्ट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही आपने फरमाया। और इसलिए मोदी मीडिया जितना भी इस पर जंप करे, हमारा जो पॉइंट ऑफ डिपार्चर यानी हमारी समझ और हमारी जो संघर्ष का शुरुआत है या आधार है, वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अमेरिकी या अमेरिका का तथाकथित प्रजातांत्रिक मूल्य, उसका डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या कहता है हमारे डेमोक्रेसी के बारे में। दोनों देशों का डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र है वहां के बड़े बड़े लोगों के लिए, हमारे सामान्य लोगों के लिए नहीं है। और हमारे सामान्य लोगों के लिए, मजदूरों और किसानों को आपस में लड़ाने के लिए सारे तिकड़म करते हैं। और जो हालत आज देश का हो रहा है वह साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से भयानक बेरोजगारी बढ़ रहा है, हमारी खरीदने की क्षमता हर रोज घट रही है, हमारी जिंदगी एक तरह से मतलब नरक, यदि नरक वास्तव में मरने के बाद होगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है उसको छुपाने के लिए ये सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैं इसी पे थोड़ी सी और बातचीत करना चाहता हूँ। क्या ये इसलिए सब कुछ हो पा रहा है हमारे साथ क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा या कोई और देश हमारी आवाज उठाएगा और सरकार तब कुछ करेगी और हम खुद नहीं कुछ करना चाहते हैं? मैं कुछ दिनों से इस पर बात करने से अपने आप को रोक रहा हूं, केवल आप ही के कारण, मतलब आपने तो कभी रोका नहीं, दूसरे लोगों के कारण, कि हम लोग धर्म पर सीधे के सीधे आक्रमण ना करें, गलत बात है। मुद्दा उठाएं जो मुख्य मुद्दा है जनता का। आपका प्रश्न सीधे किसी धर्म से आता है तो मैं उसको थोड़ा सा सरकमवेंट यानी दूसरे तरीके से यूं कहना चाहूंगा कि हम निश्चित रूप से भाग्यवादी हो गए हैं।
अपने ऊपर भरोसा ना करके, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा ना करके, हम लोग 95% ऐसा कारण है कि हम उस विचारधारा को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिससे समझ सके कि हम ही वह शक्ति हैं जो कि हम मिल जाएं तो हम तोड़ने वाले को बुरी तरह से पटकनियां देकर और अपनी सत्ता कायम करें। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं इसमें इतना ऐड कर दूं कि इस दौर में जब ये खबर आती है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में एक लड़की नवरात्र के पहले दिन मंदिर पहुंचती है और खुद को माता बताती हुए अपनी जीभ काट कर बलि चढ़ा देती है जीभ की, और उसके बाद वहां पे जयकारे लगाए जाते हैं। सोचिएगा हम लोग किस ओर जा रहे हैं। और इससे पहले भी कई ऐसी खबरों की मैं बात कर चुका हूँ। स्कूल में बच्चे की बलि पढ़ाई चढ़ाई जा रही है। दिल्ली में 4-4 बेटियों के साथ बाप जहर खा के मर जा रहा है, समाधि ले रहा है धार्मिक तौर पर कोई कर्मकांड करके। खैर, अब अगली खबर का रुख करते हैं। बांग्लादेश लगता है जिस क्रांति का प्रतीक बनने की कोशिश कर रहा था, आप तो कहते ही हैं वो क्रांति नहीं थी, उसके पीछे बड़े बड़े सत्ताधारी या पूंजीवादी लोग बैठे हुए थे। अब वो तस्वीर क्लियर भी होने लगी है। जॉर्ज सोरोस का बेटा इस बात की गवाही दे रहा है सर। जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस, हालांकि अब वह उत्तराधिकारी बन गया है जो भी जॉर्ज सोरोस का जो पैसा था। इन लोगों के नाम के पीछे, जैसे हमारे यहाँ प्रेम जी भाई जी कुछ हैं, बड़े पूंजीपति हैं, ये लोग साल में कुछ करोड़ रुपए, हो सकता है 50-60 करोड़ रुपए वहाँ के लोग जनता के लिए देते थे। इनको कहते हैं कि बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट है या मतलब ये समाज सेवक है। वास्तव में ये लोग जो लूटते हैं उसका छोटा सा हिस्सा देते हैं। जहां तक इस सोरोस की बात है, ये लोग बैठ के पूरी दुनिया में अब कहां लूटा जाए, कहां युद्ध करवाया जाए और अपने पैसे का इस्तेमाल किस एनजीओ को भेजकर, किस सरकार को भेजकर, और वहां की सरकार यदि हमारे पक्ष में नहीं तो किस तरह से उसको तोड़ दिया जाए। फिलान्थ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, उस तरह से कहते हैं, नॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो दूसरा चीज हो गया, यानी परोपकारी काम करते हैं। और यही काम वो और उनके बेटा अलेक्जेंडर सोरोस ने मिलकर यह कार्रवाई बांग्लादेश में किया। और इसका भंडा इसलिए फूटा कि ये बांग्लादेश के जब प्रधानमंत्री या तथाकथित प्रधान सलाहकार गए थे तो उनके साथ फोटो इन्होंने खिंचवाया और कहे कि मेरे पिताजी के बहुत बड़े दोस्त थे और जमाने से एक दूसरे को लोग जानते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। और उनका जो भी सोरोस फंड था जो देता है, दुनिया भर में देता है, वैसे ही जैसे कि फोर्ड फंड है, फोर्ड फाउंडेशन का फंड है जो आम आदमी पार्टी को भी देता है, कांग्रेस को भी देता है, भाजपा को भी देता है, यह भी सारे लोग देते हैं। इनसे इन्होंने कई मिलियन, $11 मिलियन बांग्लादेश के नाम पर लिया हुआ है और उनके साथ वो फोटो डालते हैं। अभी भी बांग्लादेशी लोगों को यदि समझ में ना आता है, हालांकि उन लोगों ने बड़े शिद्दत से, बड़े जोश लगा के, कई कुर्बानियां दे के उस सत्ता को हटाने की कोशिश की जो एक प्रो जनता नहीं था, प्रो कैपिटलिस्ट क्लास था, लेकिन उसको हटा के, नागनाथ को हटा के ये लोग सांप लाथ लाए हैं। और आगे देखते हैं क्या होता है, कब इनका भ्रम टूटता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पर वो तो इतने में ही खुश है कि नाहिद इस्लाम, यानी कि वो स्टूडेंट जिसने पूरा मूवमेंट शुरू किया था, उसको फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के 100 शक्तिशाली जो है लोगों की लिस्ट में शुमार कर लिया। खैर, अगली खबर भी बांग्लादेश से है। अडानी की फाइलें क्यों जांची जा रही है वहां पर? अडानी अपना पैसा मांग रहे हैं और भारत सरकार से कह रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार को बोलो, उनका बहुत सारा पैसा वहां फंसा हुआ है। कई $मिलियन के रूप में जो बिजली देते थे अडानी पावर से जाता था, वो नहीं मिल रहा है। और भी दूसरे तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ की सरकार कर रही है कि अब हम एक एक चीज़ का जांच करेंगे और तभी हम जाके उनके पैसे को रिलीज करेंगे। उनके बिजली की हमें जरूरत नहीं है, बहुत महंगा है, इसमें संदेह नहीं क्यों महंगा है। बिहार सरकार को ही बांटते हैं, मुझे मालूम है चूंकि मैं बिहार गया था। और वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक नए जो लगे हुए हैं, मीटर बिल लगे हुए, उसके खिलाफ भी बहुत जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में कोशिश हो रही है। और यह दुगुना तुगुना उसका रेट आने लगा है। जो पहले का बिजली आता था 200-400 आता था, 2-2 हज़ार तक आने लगा, 600-700 तो कहीं भी नहीं गया। तो उस हालत में वहां भी इनकी कोशिश, इसलिए बांग्लादेश की सरकार अपने जनता की उफान को भी शांत करने के लिए कार्यक्रम देखेंगे और संभवतः इससे मिलेगा कि कुछ ना कुछ घपला हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए वो फिर से जांच कर रहे हैं। अडानी कितना भी कूदे, यदि बांग्लादेश देने को तैयार नहीं है पैसा, तो वह उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पीछे केवल ISI पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमेरिका है, जैसे अभी हमने बात किया था। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और शायद अडानी के इस पैसे को बचाने के लिए सत्ता में बैठे लोग
उतना नहीं फड़फड़ा रहे बांग्लादेश को लेके जितना कुछ दिन पहले फड़फड़ा रहे थे। खैर, अगली खबर जो है वो भी बांग्लादेश से है, और यहाँ जो हमारे पास अपडेट आया वो ये कि दिल्ली से अपने राजदूत को बुला लिया बांग्लादेश ने सर। हाँ, उन्होंने कई जगह के राजदूतों को बुलाया, केवल दिल्ली से नहीं। अभी हाल फिलहाल में कनाडा, यूनाइटेड नेशंस के जो थे, बेल्जियम, पुर्तगाल, और उसके भी पहले देखें तो यूके और बहुत सारे, जापान, जर्मनी वगैरह से। ये बांग्लादेश का नया शासक वर्ग वह काम कर रहा है कि जितने भी प्रो शेख हसीना थी या प्रो भारत थे या प्रो चाइना थे या न्यूट्रलिटी बनाए हुए थे, उनको हटा रही है। केवल राजदूत ही नहीं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासन में थे, टॉप पुलिस में थे, सेना में हमने देख ही रखा कि कुछ लोग भागने की कोशिश की तो उनको उठा के जेल में डाल दिया है, और जुडिशियरी तक में भी जो थे, चीफ जस्टिस वगैरह सबको हटा के नहीं कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी उनका जो आगे काम हो रहा है, अमेरिका जो करना चाह रहा है, अमेरिकी पूंजी यहाँ तक आने वाले समय में अमेरिकी सेना और पाकिस्तान के साथ से एक नए गठबंधन की योजना जो भी उनका है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि दूसरे देशों के साथ वो संबंध बेहतर करे, क्यों नहीं पाकिस्तान से करे। जितना भी लड़ाई हुआ, जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब मार के बर्बाद करके, जबकि जरूरत नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो तकरीबन हार चुका था, सरेंडर करने का था, अमेरिका ने ऐसा किया, तब भी जापान के साथ अमेरिका के देखिए कितना बढ़िया संबंध है। लेकिन उसके अधीन होना, अमेरिकी मतलब दास्ता स्वीकार करना, इसके तरफ बढ़ रहा है, और इसी कोशिश में इन लोगों को जो भी तथाकथित रूप से स्वतंत्र है या बाद में धोखा दे सकते हैं, इनको हटाया जा रहा है। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है ब्रिटेन से। यहाँ के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर 6000 पाउंड के तोहफे वापस लौटा रहे हैं। सवाल है क्यों? इनके ऊपर बहुत सारा हंगामा हुआ। इनके जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने अंत में तंग आकर, महिला थी, भाई उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्यों उन्होंने लिया। इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई कानून नहीं था कि हम विदेश से या दूसरे लोग, हमारे ही देश के लोग यदि हमें कुछ गिफ्ट देते हैं तो हम क्यों ना लें, और गिफ्ट कहाँ से लेते हैं, क्यों लेते हैं, उसका कोई नहीं था। अब मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के कानून बनाए, या एक डायरेक्शन आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम गिफ्ट ना लें। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से गिफ्ट लेते रहते हैं। और देखें तो जितनी भी बुर्जुआ पार्टी हैं, जो उनके सलाहकार हैं बड़े बड़े पार्टियों के, जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, वह क्या है? गिफ्ट ही तो है। या जितने कहें इलेक्ट्रल बॉन्ड है, वह क्या है? और उसके बदले में क्या लेते हैं? सबसे मजेदार बात है कि इन्होंने 6 टिकट लिए हैं टेलर स्विफ्ट का, जो भी एक्ट होने वाला था, जो बहुत बड़ी गायिका है अमेरिका की, अभी ट्रम्प के खिलाफ चली गई है, हैरिस का समर्थन कर रही है, और इनके भी टिकट। ये कमाल है यार, मतलब ऐसा तुम में क्या पागलपन है कि उसका मुफ्त में टिकट ले रहे हो? कुछ का पौंड का होता, खरीद लेते। अपनी बीवी के लिए डिजाइनर का सूट, हम लोग डिजाइनर के पास नहीं जाते, हम लोग कपड़े की दुकान में जाते हैं जहाँ सूट बनता है। डिजाइनर खास रूप से आपके बदन, आपके रंग, आपके चाल चलन, जैसे फिल्म के हीरोइन या फिल्म के हीरो या स्पोर्ट्स जगत के लोग होते हैं, उनके लिए बनाते हैं। अब आप पहले विपक्ष की प्रमुख नेता की पत्नी थी, अब प्रधानमंत्री के, आपको ये सब आउटफिट चाहिए? कमाल है यार। आप भारत की प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, या यहाँ के भूतपूर्व गृह मंत्री थोड़ी हैं जो कि दिन में 2 बार सूट बदलते हैं। आप भी यही काम कर रही हैं, या यह व्यापक हो गया है? यदि जनता को लगता है तो मैं मानने को तैयार हूं, और इसलिए इन्होंने मजबूरी में वापस कर दिया। 6000 पाउंड कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था इनके लिए, लेकिन इन्हें करना पड़ा। जी सलाम करना पड़ेगा वहाँ की जनता को और वहाँ के सिस्टम को कि वो शोर करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और वहाँ कम से कम सुनी तो जाती है। यहाँ 700 किसान मर गए दिल्ली की सरहद पर, और प्रधानमंत्री इस देश का कभी उनको आंदोलन जीवी बताता रहा, कभी लोग उनको खालिस्तानी बताते, तो कोई तो वहाँ पर जाकर कंडोम गिनने की कोशिश करता रहा, दारू की बोतलें गिनने की कोशिश करता रहा। खैर अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है हिंद महासागर के एक द्वीप से जुड़ी हुई, जिसको जो है मॉरिशस को दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर तमराज किल्विस यानी कि अमेरिका की सेना का जो है बना रहेगा अड्डा। जी, एक महत्वपूर्ण घटना, इसलिए नहीं कि बहुत बड़ी, इसलिए कि हमें थोड़ी समझने में आसानी होगी कि यह साम्राज्यवादी देश कैसे काम करते हैं। मॉरिशस 1965 में स्वतंत्र हुआ, इंग्लैंड से बाहर हुआ, लेकिन उस समय जो था, जिस टापू की आप बात कर रहे हैं, इसको आर्कपिलागो कहते हैं, यानी यह टापू का समूह एक बड़ा सा है। हमारा ये मालदीव जो है उसके और दक्षिण में है, हिंद महासागर में उसके और नीचे में है, और इसको इन्होंने वापस कर लिया, अपने अंदर रख लिया। और उसी समय इन्होंने एक हिस्सा उसका अमेरिका को दे दिया, जहां अमेरिका ने अपना
सैनिक अड्डा बनाया, खासकर डिएगो गार्सिया जगह का नाम है जिसकी बात आप कर रहे हैं। और इन्होंने अपना नेवल बेस बनाया, बहुत बड़ा नेवल बेस बना हुआ है। और इसमें मॉरिशस बहुत समय से लड़ रहा है। 2019 में आते आते आईसीजे ने, आईसीजे का इंपॉर्टेंस आता है, उसने वर्डिक्ट दी कि गलत बात है, इंग्लैंड जबरदस्ती इस पर कब्जा किए हुए, यह मॉरिशस का बनता कीजिए। और उस समय जब इस पर्टिकुलर द्वीप समूह को, केवल एक द्वीप नहीं, द्वीप समूह को, जिसमें कई 50-60 से अधिक 80 छोटे छोटे द्वीप हैं और जिसमें ये 2-4 वैसे हैं, 3000 स्थानीय लोगों को जबरदस्ती उठा के हटा दिया गया ताकि अमेरिकी सैनिक अड्डा बन सके। और वो लोग भी केस कर रहे हैं। अब दे रहे हैं कहने के बाद से, 2019 में ही हो गया, तब 24 में दे रहे हैं, इस शर्त पे कि डिएगो गार्सिया का जहां तक बात है वहां पे हमारा और यूनाइटेड स्टेट्स का अड्डा बना रहेगा ताकि हम उस क्षेत्र में अपना पूरा चौकसी कर सके और दूसरे जगहों पर रख सके। यानी अभी भी उसको वो देने में ना आनाकानी कर रहा है। वैसे ही हो रहा है जैसे लंबे समय से हम दोनों वापस कर रहे हैं कि क्या अमेरिका, मतलब कहते हैं कि $1 मिलियन क्वेश्चन, इराक से अपनी सैन्य, अपनी नहीं, सीरिया से अपनी सेना हटाएगा। इराक भी है, दोनों से, इराक से बातचीत चल रही, इराक से अपनी सेना हटाए कि नहीं चल रहा, कभी हटाएगा, कभी 2025 में हटाएगा, कभी 2026 में हटाएगा, नहीं ये भी रखना है। वही चीजें यहाँ भी चलती रहेंगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछिए, अब तो खैर वो रहे नहीं, कि बगैर पुलिस के मुख्यमंत्री होना कैसा लगता है। यही अमेरिका का हाल है कि अगर उसकी फौजें दूसरे देशों में ना हो तो वो दुनिया का दरोगा कैसे बन पाएगा। हर जगह अपनी चौकी खोल देनी चाहिए। मैक्सिकन सैनिकों ने 6 लोगों को क्यों मार डाला, जो प्रवासी बताए जा रहे हैं सर? ये बड़ा दुखद है। मैक्सिकन, अब गवर्नमेंट हालांकि वहाँ की जो सत्ता में आई है, शायद महिला ही है, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, तो महिला है सर। महिलाएं है ना, ठीक है। तो वह थोड़ी वामपंथी हैं और उन्होंने आदेश दिया, जिस दिन इन्होंने सत्ता ली उसी ने आदेश दिया कि अब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जिस तरह से पहले बाहर के लोगों को या हमारे लोगों को प्रताड़ना करते थे वो नहीं करते थे। और इसी समय यहाँ पे इनका कहना है, इन सैनिकों का, कि गार्ड पे, चेक पोस्ट पे जब ये गाड़ियां आ रही थी और उसी तरह की गाड़ियां देखने में लगी जो पहले उसमें आतंकी या जो ड्रग्स वाले आते थे, गाड़ी देखने से तुम कैसे पहचानोगे, कपड़ा देखने से कैसे पहचानोगे कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। अजीबोगरीब स्थिति है जो भी है। और इन्होंने उस पर गोलियों की बौछार लगा दी ऐसे ही, और जिसमें एक भारतीय, एक पाकिस्तानी और दूसरे दूसरे देशों के हैं। वो बेचारे जो है से भाग के जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, मेक्सिको में घुसेंगे। मेक्सिको उनका लक्ष्य नहीं, उनका वहाँ से घुसते हुए अमेरिका से है, लेकिन अमेरिका का इनके साथ संधि है कि तुम जितना मारोगे, जितना पकड़ोगे, जितना बाहर भगाओगे, उतना हम $1 मिलियन देंगे। अब नई राष्ट्रपति साहिबा क्या करती है देखने की बात है। और पूरे दुनिया में इसी तरह का है, आदमी कीड़े मकोड़े की तरह रेंगता हुआ यहाँ से वहाँ जा रहा है और रास्ते में मार भी खा रहा है, मर भी रहा है। जी अमेरिकी चुनाव का जिक्र कर लेते हैं। 400 रिपब्लिकन और बहुत सारे पूर्व मंत्रियों के साथ मिलकर निक्की हेली ने खुला पत्र लिखा है ट्रंप की हिमायत में। लेकिन कहा जा रहा है कि वो हिदायत भी दे रही हैं। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा हो रही है मलानिया ट्रंप की, क्योंकि वो हैरिस का समर्थन करते हुए दिख रही हैं एक मुद्दे पर, तो पत्नी खिलाफ और निक्की हेली साथ ट्रंप के। जहां तक 400 लोगों की बात है, पहले काफी डाउट था कि कई इनके अपने पार्टी के लोग यानी रिपब्लिकन इनको सपोर्ट करेंगे कि ना करेंगे, जिसमें इनके खुद के भूतपूर्व एक्स वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन अंततः धीमे धीमे करके बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम बाइडेन या उनके प्रतिनिधि कमला हैरिस का हम साथ नहीं देंगे, हम ट्रंप का ही साथ देंगे। जहां तक निक्की हेली का बात, उन्होंने कहा है कि ट्रंप या उनके जो होने वाले वाइस प्रेसिडेंट है, लोग ऐसी बातों पे बातें कर रहे हैं जिनका कोई मायने नहीं है। ये औरतों के बारे में बकवास कर रहे हैं। वो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उन्होंने कह दिया, पहले कभी भाषण में बोला था कि अधिकांश औरतें जो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं वह क्या करती हैं, वो ऐसी हैं जिनके कोई बच्चा नहीं है, बिल्लियों की तरह है, जंगली बिल्लियों की तरह है, बच्चे पालती नहीं वगैरह वगैरह है। हाल फिलहाल में उन्होंने कह दिया कि जो हैती से आ रहे हैं वो लोग कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं। इससे जनता तुम्हें साथ नहीं देगी, ये औरतें तुम्हें साथ नहीं देंगी। तुम औरतों के खिलाफ उनके अबॉर्शन की बातें पे कर रहे हो, उसकी चर्चा कर रहे हो, उस पर नहीं देंगी। तुम वैसी बातें करो जिससे कि जनता के रोजगार की बातें हो, तुम अपनी इकोनॉमिक की बातें करो, सबब यानी मेन टाउन से अलग जो औरतें रहती है उनके बारे में बातें करो, उनकी क्या समस्याएं हैं। तुम जब देखो तब लगे रहते हो कि मैं बाड़ा लगा दूंगा, मेक्सिको को नहीं आने दूंगा, औरतों के साथ ये करूंगा। और इनकी पत्नी ने भी कहा है कि जहां तक मेरी बात है, किताब भी लिखा उन्होंने संभवतः, कि जहां तक मेरी बात है मैं उन औरतों के साथ हूं जो कहती हैं कि ये बच्चा मैं
एबॉर्ट करवाऊं या अबॉर्शन करवाऊं नहीं करवाऊं, वो हमारी बात बनती है। और वहां पे कम से कम 7-8 ऐसे राज्यों में एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है अबॉर्शन पे, और उनके जॉर्जिया में तो यहाँ तक आ गया कि 4 महीने से अधिक का बच्चा हो तो कोई भी चीज़ वहाँ पे अबॉर्शन नहीं कर सकती है। और इस बारे में अमेरिकी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं और जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं, घूमी फिरी हैं, भले ही उनके राजनीति से मतलब ना हो, कुछ लेना देना नहीं हो, भले ही उनके लिए मजदूर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं हो, लेकिन इस पर वह बड़ी ही सचेत है कि भाई मेरा बदन, मेरा चीज और मेरा बच्चा, और तुम इसके मालिक बन जा रहे हो, कम नहीं करें। और इसलिए ये लोग अब इससे हट रही हैं, चाहे वो अब इसी के बारे में हेली भी कर रही हैं, मेलानिया भी कर रही हैं। और यदि ट्रंप इनको लोगों का ना समझ में आए तो एक सर्वे अभी हाल फिलहाल में हुआ है जिसमें महिलाओं के अंदर में केवल देखा गया है कि 55 से 60% महिलाएं वह कमला हैरिस के साथ है और बाकी बच्चे कुछ इनके साथ है। जी, लेकिन मुझे इस लेटर में दो चीजें नजर आती हैं। एक तो निक्की हेली खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, वो ट्रंप का सपोर्ट कर रही हैं, यह अजीबोगरीब लगता है, या अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। दूसरा, ये सारे के सारे उस लेटर में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं कि ट्रंप के रहते हुए दुनिया में शांति थी, जंग नहीं हो रही थी कहीं पे। शांति इस रूप में था कि उस 4 साल के बीच में कहीं पे आक्रमण नहीं किया गया। तो यह ट्रंप की कामयाबी कहें कि एक तरह से उस समय प्रिपरेशन था। ट्रंप कहते हैं उदाहरण के लिए कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन रूस का युद्ध नहीं होता, यदि मैं इस बार राष्ट्रपति बना तो कुछ दिनों में युद्ध बंद कर दूंगा। हालांकि उसी 4 वर्ष के दौरान उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस वर्थ, मतलब उसके बराबर के आर्म्स अम्युनिशन, जिसमें मिसाइल्स भी हैं, टैंक्स भी हैं और बाकी सब के बारूद और सब कुछ इन्होंने यूक्रेन को दिए हैं, और रूस से सटे हुए क्षेत्रों में बंकर बनवा के वहां पहुंचवाए, पूरी की पूरी तैयारी की है। तो हालांकि ऊपर से देखने में यह सच्चाई है कि उस समय लड़ाई नहीं हुआ है। इनका मुख्य मुद्दा है कि यदि पैसे देते हैं हम लोग किसी को लड़ने के लिए, तो उसमें केवल हम ही क्यों नहीं दे, जापान क्यों नहीं देगा, उसमें नेटो के लोग, यूरोपियन यूनियन के लोग क्यों देंगे, कनाडा क्यों नहीं देंगे, यानी बाकी देश जितने भी इनके संपर्क में। इसीलिए कल या परसों बयान आया था इनका, फ्रांस के राष्ट्रपति का, मैक्रो का। उन्होंने कहा है कि अब हमें धीमे धीमे लग रहा है कि जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, अमेरिका के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है। नंबर 1 प्रायोरिटी उनके लिए मिडिल ईस्ट है, जिसमें इजराइल है, नंबर 2 शायद यूक्रेन है, नंबर 3 चीन के अगेंस्ट में है, हम लोग लास्ट में आते हैं। बड़ी देर के बाद इनको समझ में आ रही है, और ट्रंप आ गए तो खुलेआम सबको ये बातें समझ में आएगी। जी, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है बिल गेट से जुड़ी हुई। 1991 के बाद पहली बार, यानी कि 33-34 साल में पहली बार बिल गेट्स मालदारों की टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो गए हैं। और यह तब हुआ है जब उनकी मेलिंडा फ्रेंच नाम है ये उनका, गेट्स तो ऑफ सब सरनेम, इसलिए 2021 में उन्होंने तलाक दिया। और तलाक लेने के बाद से कोर्ट के जो भी था ऑर्डर था कि $21 बिलियन देना है, इसलिए इनके 20 या 21 बिलियन जो भी हो, और उतना $बिलियन के बाद से कुल संपत्ति दोनों हस्बैंड वाइफ, नाउ एक्स हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं घटा। वहां वो 10 के अंदर ही आते हैं, लेकिन अब खंडित हो गया, इसलिए नीचे आ गए। इसलिए पूरे अमेरिकी पूंजी में ऐसा नहीं कि बड़ा इन्फ्लेशन या क्राइसिस ऐसे कारण हो गए। इसके लिए जहां तक ये पहले नंबर 1 या 2 या कुछ चंद में आते थे, और 9वीं स्थान में पहुंच गए अमेरिका में, और पूरे दुनिया में खिसक के ये 12-14 जहां भी चले गए। हो सकता और भी खिसके, चूंकि जब पूंजी टूटता है तब उसका खंड भी होता है, कई टुकड़े भी होते हैं, और आपस में भी प्रतिद्वंदिता होती है, जिसके कारण तो हो सकता आगे आने वाले के 2 वर्ष में इनका और भी बुरा हाल होगा। जी, चलिए अब रुख करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का, और ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला अपडेट मुझे लगता है वो है नेतन्याहू से जुड़ा हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कह रहे हैं बोरिस जॉनसन कि साहब इन्होंने मेरे बाथरूम के अंदर खुफिया जुगाड़ लगा दिया था। ये वास्तव में मतलब विश्वास करें ना करें वह बात अलग है, लेकिन उसमें कहते हैं कि वहां गए लंदन में, वहां पे, यह काफी पहले की बात है, 2017 की बात है, जब बोरिस जॉनसन वहां के प्रधानमंत्री थे और इनके विदेश मंत्री से बातचीत हो रही थी, तब इन्होंने कहा बाथरूम यूज करूंगा। बातचीत करते हुए वहां के खुफिया जगह में गए जहाँ की वहाँ के प्रधानमंत्री करते थे, और उन्होंने दिखाया कि ये बाथरूम है, तो जाके उन्होंने बंद किया, अंदर गए, और वहां पर छोटा सा बटन साइज का होता है लिसनिंग डिवाइस। इसमें इजराइल ने काफी महारत हासिल की है।
पेजर्स पे जो अटैक किया हमें नजर आ ही रहा है। उसके पहले भी उन्होंने डिवाइसेस ये लोग बेचते रहे जिसमें भारत भी रहा है, और कहते हैं कि अंबानी के अगेंस्ट में भी था और पूरे विपक्षी नेताओं के भी खिलाफ था, जहां था उन्होंने लगा रखा था। तो वहां पे छोड़ के आए और एक रूटीन के तहत कुछ ही चंद दिनों या घंटों में ये जाके वहां के जब सिक्योरिटी फोर्स देखा तो उन्होंने बग पाया। बग बोलते हैं छोटा सा लिसनिंग डिवाइस था कि यानी क्या बोलते, वही बाथरूम में लगाया, बाथरूम में जाके क्या करते, खैर मौका नहीं मिला। और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि व्हाइट हाउस में भी लगाया इन्होंने जब गए थे, और वो भी ट्रंप के जमाने में। ट्रंप कहते हैं कि मैं नहीं मानता, मुझे विश्वास नहीं होता। ट्रंप इतना बड़ा कहें समर्थक या चमचागिरी के हद तक है कि सवाल यह भी उठाते हैं कि इजराइल को कौन ज्यादा प्यार करता है, ट्रंप ज्यादा करते हैं कि बाइडेन करते हैं। भला बताइए, वहां के लिए मुख्य मुद्दा ये हो गया है चुनाव के लिए। तो ये सब बहुत ही निम्न स्तर के, घटिया स्तर के लोग हैं, किसी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। कोई दोस्ती में विश्वास नहीं है, एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंकने को हमेशा तत्पर है धंधा के लिए। जी। और खासकर ये यहूदी लॉबी, इजरायली लॉबी इस काम में, जिसे आप जायनिस्ट कहते हैं, वो सबसे आगे रहती है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। कहा यह है बोरिस जॉनसन ने कि वो निजी बातचीत सुनना चाहते थे। क्या बाथरूम में जाके निजी बातचीत होती है क्या सर? कभी कोई बाथरूम में बैठ के बातें करता है क्या? वहां पे तो हो सकता है इनका कोई अश्लील वीडियो बना के इनको ब्लैकमेल करना चाहते हो। उसकी भी संभावना बनती है, क्योंकि ये लोग ब्लैकमेल करने में बहुत ही माहिर हैं। अभी आईसीसी की चीफ को, जो अभी वारंट निकालने वाला भी निकाला नहीं है नेतान्याहू के खिलाफ, इन लोगों ने ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश की, हालांकि वो माने नहीं। बात अलग है, मतलब बंदे में हिम्मत है, जो भी उनका नाम है, कोई मिस्टर खान है, जो भी है। और यहाँ पे इनकी यह कोशिश थी, और इसकी संभावना होती है कि कुछ बुदबुदाएं, कुछ बातें करें, कुछ ना करें, और जगह ना मिला तो कहीं ना कहीं डालना था, वहां छोड़ के आए। तो जहां भी संभावना बनती है वहां ये लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ उपाय मिल जाए। और पूरे मिडिल ईस्ट में, यहाँ तक कि ईरान तक में भी इनके जितने भी गुप्तचर हैं वो घुसे हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू, मीडिया के थ्रू, अपने बातचीत करने के दौरान जितने भी आपके मोबाइल पेजेस वगैरह उसके थ्रू, सैटेलाइट वगैरह तो कॉमन चीज है, और इंसानों के द्वारा भी। जी। साल भर तक तुर्की के जो राष्ट्रपति पूरे मुस्लिम दुनिया का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे थे और सोशल मीडिया पर रात दिन उनको हीरो बताया जा रहा था, इस साल भर की जंग के दौरान उनकी बैंड बज गई है। जो सर्वे हुआ है विदेश नीति के मुद्दे पर, वो औंधे मुंह गिर गए हैं तुर्की में। यह अंदरूनी वो है बड़ा, मतलब ये संयोगवश मुझे मिला, और सही में कहें तो मुझे आश्चर्य लगा। मैंने इसकी कहीं भी चर्चा भी नहीं की थी, आप इसको लेकर आए हैं। यह 17 से 27 अगस्त के बीच में 26 राज्यों में, मतलब उस देश के 26 प्रोविंस कहते, राज्य ना कहें, उसके जगह में हुआ था। करीब 2000 लोग, यानी जो डेटाबेस है वह छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा है। और इन्होंने उसमें कंपाइल किया है, और उसमें प्रश्न था कि जो तुर्की का फॉरेन पॉलिसी है क्या वह सक्सेसफुल है। और अभी में यस में 45%, नो में 40%, और जो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे 13-14% का। तो हम यस नो में है, जो नहीं जवाब दिया उसको छोड़े। 45 और 40% लगता है कि यस ज्यादा है। यही बात 1 वर्ष पहले किया गया था लोगों ने, उस समय यस में 55% और नो में 36%, यानी यस में 10% की गिरावट आई, और नो में 4 से 5% का वो आया। यानी धीमे धीमे जनता, ये सोचिए, विदेश नीति पर भी वहां की जनता पैनी नजर रखे हुए, और खासकर पूरे अरब कंट्रीज में। और उनका कहना है अप्रत्यक्ष रूप से कि तुम कहीं ना कहीं से इजराइल और अमेरिका की चमचागिरी करती हो। और बड़ा महत्वपूर्ण यह है, इस बात को, इस सर्वे को हमें जहां भी पॉसिबिलिटी बनती है वो आगे बढ़ाना चाहिए। और खासकर ऐसे समय में इन्होंने कहा है जबकि वहां की इकोनॉमी धरातल में है और रिसेशन में जा रहा है। अपना ही टेररिज्म जो कह रहे थे कि हम खत्म करेंगे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और उनकी विदेश नीति में अधिक से अधिक जो इन्होंने किया है वो ईरान वगैरह नहीं, ईरान नहीं, इराक में जाके जो टर्किश के लोग हैं उनको, जो तुर्की का जो भी वहां पे है, जो बसे हुए लोग, उनको जाके मारते हैं। और कुछ करने में सफल नहीं हो पाए आज तक। जी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो हमारे पास आ रही है। बैरूत में आईडीएफ द्वारा किए गए हमले और दावे से जुड़ी हुई, कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के नए चीफ, उनको भी उड़ा दिया आईडीएफ ने। उड़ा है ये कंफर्म नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, खासकर ट्विटर पर बड़ा जल्दी न्यूज़ मिलता है, कुछ आता है, लेकिन कुछ मिला नहीं। हालांकि आज मैं बाहर था बहुत समय तक के लिए, और उसमें कुछ मिला नहीं। लेकिन यदि मारा है तो उसके लिए, खुद के लिए तो बहुत बड़ा, मतलब अचीवमेंट है, गेन है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मारा गया, क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन एक चीज साफ नजर आता है कि हिजबुल्लाह का जो रैंक स्ट्रक्चर है
वह केवल हेवी टॉप नहीं है, मिडिल भी काफी स्ट्रांग है। यानी उसके टॉप लीडर मारे गए, नंबर 2 मारे गए, नंबर 3 मारे गए। जरूर उसमें रुकावट आएगी उनके कार्रवाई में, उनके आगे के प्लानिंग में, उनके डिसीजन मेकिंग में, यह उनके जो भी डाउन द लाइन नीचे जो आदेश देते हैं। लेकिन वह नहीं है कि वह नेस्तानाबूद हो जाएगा, वह तभी भी लास्ट मोमेंट तक एक कोहेसिव, यानी एक 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 मुश्त, कोहेसिव का जो भी हिंदी शब्द हो, वह आर्मी बना रहेगा, पॉलिटिकली एंड मिलिटरली, ऑल्सो इकोनॉमिकली। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हूती भी अलग बवाल कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश के तेल टैंकर को एक तरीके से आग लगा दी, उसमें हमला करके, और बाकायदा मेल भेज के कह रहे हैं कि यहाँ से गुजरोगे तो ठीक नहीं होगा। और 5वीं बार उन्होंने तेल अवीव पे ड्रोन से हमला किया है। तेल अवीव पे ड्रोन से जो हमला किया उसमें बहुत कम ही पहुंच पाते हैं, यह तो बात हमें मानना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने जो हैफा वगैरह मारा है वह पहुंचा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनके ड्रोन्स भी मिसाइल की तरह काफ़ी मतलब छुप के जाने वाले हैं। उनमें इस तरह का उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर वॉरफेयर लगा रखा है। जहां तक यूके का ऑयल टैंकर है, शुरू में यूके ने कहा था नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, इनके आए थे 3 या 4 मिसाइल उन्होंने मार दिए, और एक अनक्रूड मतलब बिना पायलट के या बिना चलाने वाले की एक छोटा सा समुद्री नाव भी आया था और एक ड्रोन भी आया था, हमने सबको मार दिया। इन्होंने बजाबते ईमेल करके हर जगह करके डाल दिया है, और उनका कुछ मून करके नाम है, ऑयल टैंकर, और दिखा रहा है कि किस तरह से इन्होंने 8 बैलिस्टिक मिसाइल मारे सबके लिए, और उसमें से एक ड्रोन, एक यूएसवी जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी समुद्र पर चलने वाला नाव बिना आदमी के, वह जाके और उड़ते ही जो एक्सप्लोशन हुआ है उसका वह देखने लायक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब वहां पे भारी मतलब कम से कम 10-20 टन का बॉम्ब मारा गया, और तेल का टैंक था तो न चलिए एक्सप्लोड कर गया तो कर गया। और यूके की तरफ से अभी तक उसका कोई भी ना खंडन आया ना एक्सेप्टेंस आया, उसके लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। और जहां तक वहां की बात है, इन्होंने कहा है कि अभी तक कुल 188 बोट पे इन्होंने मारा हुआ है, जो भी दूसरे दूसरे देश के हैं। अब कितने को सही में बर्बाद कर दिया है, कितने को नहीं किया है, उसका डेटा हमारे पास कंफर्म रूप से नहीं है। लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट से और रेड सी से जो रास्ता है समुद्री का है इजराइल के लिए, वह तकरीबन 70 से 80% तक बंद है। जी लाल सागर में हूतियों ने ब्रिटेन का तेल टैंकर, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने व्यूवर से कह रहा हूं, ब्रिटेन का तेल टैंकर हूतियों ने उड़ा दिया। लेकिन लगता है तेल की जो फिसलन है या तेल की जो कमाई है उस पर कोई आंच आई है। तभी ईरान के राष्ट्रपति के कतर पहुंचते ही सऊदी अरब का विदेश मंत्री भी वहां पहुंच गया। और कतर आप जानते ही हैं, इसका भी लगा सका है, उसका भी लगा सका है। क्या ये संयोग है वहां पे जुड़ना सर? नहीं, संयोग बिल्कुल नहीं, यह तो ओपेक का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। और अमेरिका तेल को कोशिश उसकी रहती ऊपर बढ़ाने का, घटाने का, जैसे जैसे होता है उसके हिसाब से वह इसको पॉलिटिकली यूज करता है। जब रूस ने 2-2.5 वर्ष पहले जब अटैक किया था यूक्रेन पे, उस समय उसने हर जगह से कोशिश करके तेल की दाम में पूरे विश्व स्तर में काफी कम किया था, अपने भी तेल बेचकर और बाकी लोगों से बिचवा कर, ताकि रूस पैसे ना कमा सके, हथियार ना पैदा कर सके। खैर वह उसका कार्यक्रम विफल हो गया। अभी जब ईरान ने आक्रमण किया, 250-300 बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह मारे, इसराइल ने कहा कि अब इसका बदला लेगा, चूंकि इसराइल के भी 3 ठिकानों पर और उसके एयरफील्ड पे, मिलिट्री एयरफील्ड पे अटैक हुआ था, कि वह भी काउंटर अटैक करेगा और ईरान के तेल ठिकानों पर और न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करेगा। इस पे शुरू में बाइडेन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसने बोला कि हम उस पर विचार कर रहे हैं कि 3 ठिकानों पर आक्रमण करें कि नहीं करें, हालांकि न्यूक्लियर पर नहीं करेंगे। और करते ही रातों रात इसका दाम पेट्रोल डीजल जितना भी है, यानी उस तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बढ़ गया। और इसलिए यदि वास्तव में आक्रमण हुआ तो क्या होगा, तो ये बड़े बड़े जो देश हैं आपस में भले ही अंदरूनी रूप से एक दूसरे के दोस्त ना बनते हो, खासकर सऊदी अरबिया और ईरान, अभी हाल फिलहाल में अच्छी खासी तथाकथित रूप से दोस्ती हुई है, अब पूरी की पूरी दोस्ती हो रही है, क्योंकि धंधा का मसला है। पूरा तेल पे यदि ठिकानों पर आक्रमण होने लगा, यदि इन पे होता है तो सऊदी अरेबिया पर निश्चित रूप से यमन के लड़ाके यानी हुतीज आक्रमण शुरू करेंगे, और ईरान समर्थित जितने भी सीरिया और इराक में जो इनके रेसिस्टेंस फोर्सेस वो भी करेंगे, और उनका वैसा ही नेस्तनाबूद करेंगे जैसा यहाँ होगा या पहले भी कभी किया हुआ था। इसलिए कुल मिलाकर ये लोग आपस से बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे उस डैमेज को यदि होता है तो मिनिमाइज करें, और इसी की सब कर रहे हैं कि तेल का हिसाब किताब कैसे अपने कंट्रोल में रखा जाए। जी
या कतर के जरिए अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की जा रही कि ठीक है, साल भर से फलस्तीनी मर रहे थे और तबलान लेबनानी मर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर हमारे धंधे पे आंच आएगी तो फिर इस सरजमीन पे यानी कि पूरे अरब में अमेरिका को रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मैसेज दिलवाया जा रहा है वहां से। कतर का बहुत अहम रोल है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में सीधे सीधे नहीं है। कतर, यूएई ये सब आते हैं बीच में और करते हैं, जॉर्डन वगैरह की भी बातें ईरान नहीं सुनता है। कतर ऐसा है, हब सेंटर है, सब आके अपनी चुगली लगाते हैं और कुछ बताकर कुछ बिना बताए, जानते हुए कि ये चुगली पहुंचेगी वहां तक। और यह संदेश के रूप में अमेरिका का भी यहाँ आया होगा, यहाँ से अमेरिका भी जाया होगा, और दोनों एक दूसरे को बताने की अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश कर रहे हैं कि भाई जहाँ तक हमारा व्यापार है उसको खत्म करने की ना कोशिश की जाए, ऐसा करोगे तो हम भी और मारेंगे और तुम्हारा इजराइल को भी तबाह करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि ईरान ने यही मौका देकर यह एक चेतावनी दी है अरब देश के दूसरे देशों के, सब देशों के, कि यदि तुम इस युद्ध होता है और उसमें तुम उनको अपनी एयर स्पेस को यूज करने देते हो ईरान और अमेरिका को, तुम हमारे दुश्मन होगे। और उसमें इन लोगों ने कहा है, अरब लीग के सब देशों ने, जितना मैक्सिमम होता है कि हम उनको ना यूज करने देंगे। तो यह यूनिटी केवल दिखावे के लिए नहीं है, वास्तव में है कि उनके तेल का जितने भी आधार है बिकने का, केवल हवाई जहाज से जो आ रहा था, जितने भी सिविल एविएशन ठप पड़ रहा है, तेल का रास्ता ठप पड़ रहा है, समुद्री रास्ता ठप पड़ रहा है। ऐसे हालात में अरब देशों को हर रोज मिलियन नहीं बिलियन डॉलर का हर रोज वो हो जाएगा। इनकी जितने राजतंत्र हैं और जितने लोग इसके राजा बने पड़े हैं तथाकथित रूप से, सबका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए ये सारी बातें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जी, तेल के कारोबार को जो है आधार बनाकर ईरान अमेरिका की चाल की वजह से जहां अरब देशों पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जर्मन के राजदूतों को क्यों तलब कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, यह भी एक वो है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन के राजदूतों को बुलाया जब ईरान ने आक्रमण किया और मारा कई, मतलब अपने दुश्मनों के ठिकानों पर, यानी इजराइल के ठिकानों पर। तब जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के राजदूत को बुला के ये बातें, चेतावनी दी कि भाई अब युद्ध को आगे ना बढ़ाए, गलत बात है। और चूंकि ईरान के राजदूत को इन लोगों ने बुलाया, इसलिए ईरान ने इनके राजदूतों को अपने यहाँ बुला के चेतावनी दी। अब राजदूत बनाम राजदूत हो रहा है देशों के मामले से लेके, मतलब कहें तो यह दूर की लगी लगा के एक दूसरे को कि तुमने हमारे राजदूत को धमकाया या कुछ बोला, हमने भी तुम्हारे राजदूत को धमकाया, इसमें कोई भी चीज नहीं बनती। मुख्य चीज है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध अभी तो और भड़क रहा है, जिसमें ये भले ही ईरान और इजराइल के साथ साथ इसमें हिजबुल्ला भी आ चुका है, और किस तरीके से युद्ध किस करवट लेता है वह मुख्य चीज वह होता है। और टू स्टेट मान्यता अभी भी नहीं मानते हो, जो भी कहे, जैसा हमने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं से रशिया का भी प्रवेश हो रहा है, नॉर्थ कोरिया तो खैर है ही है, उसके सारे अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं। हम एक बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ जा रहे हैं और यह नजर नहीं आ रहा है। तो केवल हम ही नहीं मरेंगे, जो हमारे दुश्मन वर्ग है, ऊपरी वर्ग हैं, जो बड़े शान से हमारी मेहनत पर आ रहे हैं, उनकी भी तबाही अवश्यंभावी है। जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। कहना पुतिन का, जब हम ही नहीं रहेंगे तो दुनिया रहे न रहे, हम क्या करेंगे, परमाणु चला ही दिया जाए। जंग जिस और बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। हालांकि बाइडेन के सुर थोड़े से बदले हैं, उन्होंने कहा कि जंग उतनी नहीं बढ़ेगी, हालांकि इजराइल को ईरान पर हमला करने का अधिकार है। तो यही अधिकार ईरान को क्यों नहीं है या लेबनान को क्यों नहीं है, इस पर आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।